क्या आप रात की रानी के बारे में जानते हैं? हाँ, मुझे पता है। बहुत से लोग जानते होंगे। किसी ने कहानियों में सुना होगा, किसी ने फिल्मों में देखा होगा और किसी ने दादी नानी से सुना होगा। एक औरत जो रात में खूबसूरत बनकर आती है, पुरुषों को बहलाती है और फिर गायब कर देती है। बस एक कहानी, एक पुरानी लोक कथा, अंधविश्वास। मैं भी यही सोचता था, पर आज मैं यहाँ बैठा हूँ एक सुनसान ढाबे पर, रात के 2 बजे, हाथ में कांपता हुआ फोन लिए तुम्हें यह सब लिख कर बता रहा हूँ। और मेरे हाथ कांप रहे हैं, सिर्फ ठंड से नहीं, मैं डरा हुआ हूँ। ऐसा डर जैसे कोई इंसान कभी नहीं डरा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है रात की रानी असली है और उसने मुझे देख लिया है। ये कहानी मेरी अपनी कहानी है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर कोशिश करूंगा। हो सकता है कल सुबह तक मैं यहाँ ना रहूं, इसलिए जो हो सका लिख दिया। पढ़ो, अगर समझदार हो तो यकीन कर लो, क्योंकि जिस रात तुम यकीन करोगे उसी रात वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी स्टॉर्म अनिकेत के साथ, और ये कहानी मैं पढ़कर अपनी जुबानी सुनाऊंगा। तो आज की कहानी का नाम है रात की रानी। मैं अपने दफ्तर में बैठा था। रात के 10:30 बज रहे थे। दिल्ली जैसे शहर में रात का मतलब भीड़ से थोड़ी राहत, पर मेरे लिए मतलब था ओवर टाइम। स्टार्टअप की दुनिया में कोई 9 से 5 नहीं होता। मैं अपने लैपटॉप पर कोड कर रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। डिस्प्ले पर नाम था भैरव सिंह, मेरे पिता के पुराने दोस्त, गांव में रहते हैं। उनका फोन, रात के 10 बजे। मेरे दिमाग में तुरंत कुछ गड़बड़ का ख्याल आया। हेलो चाचा, मैंने फोन उठाया। लाइन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, जैसे किसी ने अपनी जान बचाकर बात करने की कोशिश की हो। बेटा अंकित, सुन, तुम्हारे पिता वो ठीक नहीं है। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। क्या हुआ चाचा? कल रात से उनकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर कह रहे हैं यह कोई बीमारी नहीं है, यह कुछ और है। तुम जल्दी आ जाओ। कुछ और का क्या मतलब? मेरी आवाज में बेचैनी थी। बेटा, फोन पर नहीं बता सकता। तुम सुबह की पहली गाड़ी पकड़कर जल्दी आ जाओ, जल्दी। फोन कट गया। मैं वही सहम गया। मेरे पिता, वह हमेशा हंसमुख रहने वाले इंसान, कभी बीमार नहीं पड़े, और डॉक्टर ये बोले कि ये कोई बीमारी नहीं। इसका क्या मतलब है? रात भर नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे की बस पकड़ी। गांव का रास्ता लंबा था, करीब 8 घंटे। बस में बैठे बैठे मैं सोचता रहा कि आखिरकार क्या हुआ। गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर ढलने लगी थी। उतरते ही वो हवा का झोंका आया, गर्म पर अजीब सी बोझल। शहर की भागदौड़ भरी हवा से बिल्कुल अलग यहाँ सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा भी अजीब था, जैसे कुछ दबा हुआ, कुछ छिपा हुआ। मैं सीधा अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में जो भी मिला उसने नजरें चुरा कर देखा। नमस्ते की तो जवाब ही नहीं दिया, पर आंखों में एक डर था, एक झिझक। मैंने सोचा शायद पिता की बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था। पीछे एक पुराना तालाब और तालाब के पार घना जंगल। बचपन में हमें मना किया जाता था उस तालाब के पास जाने से। वाह, बद्री भूत रहती है, दादी कहती थी। मैं हंस देता था। आज उस तालाब को देखकर कुछ और ही महसूस हुआ। पानी बिल्कुल काला था, ठहरा हुआ, जैसे सैकड़ों सालों से वहां पड़ा हो। उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं, कोई कीड़ा नहीं, बिल्कुल मृत। मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा। लोहे का पुराना गेट, जिसमें जंग लग चुकी थी। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे, जैसे कई दिनों से झाड़ू न लगा हो। ये सब देखकर मेरा दिल और बैठ गया।
पिता इतने सफाई पसंद थे, यहाँ तक कि आंगन का एक पत्ता भी पड़ा रहता तो उन्हें चैन नहीं आता था। मैं अंदर गया। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, नमी की, जैसे कोई चीज़ बहुत दिनों से बंद कमरे में सड़ रही हो। पर कमरा बंद नहीं था, खिड़कियाँ खुली थी, फिर भी वो गंध। मैंने नाक सिकोड़ी। पिता पलंग पर लेटे थे। मैंने उन्हें पुकारा, पिताजी। वो मुड़े। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें वो आंखें नहीं थी, उनमें चमक थी, पर वो चमक जानलेवा थी, जैसे कोई और उनके अंदर झांक रहा हो। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूखे, गाल अंदर धंसे। बस 3 दिन में ये कैसे हो सकता है? बेटा, आ गए? उन्होंने आवाज दी। वो आवाज उनकी नहीं थी, वो आवाज किसी और की थी, गहरी, दबी हुई, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से बोल रहा हो। पिताजी, आपको क्या हुआ? मैं उनके पास गया। हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मुझे लगा मेरी रगों में खून जम गया। बेटा, मुझे यहाँ से निकालो, इस घर से निकालो। उनकी आंखों में डर था। मैंने अपने पिता को कभी डरा हुआ नहीं देखा था। वो मेरे हीरो थे, जो कभी किसी से नहीं डरे। और आज वो कांप रहे थे, सिर्फ ठंड से नहीं, डर से। क्या हुआ पिताजी आपको? कौन है आपको डराने वाला? मैंने पूछा। वो चुप रहे, बस मेरी कलाई पकड़े रहे। उनकी आंखें खिड़की की ओर थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की का बाहर सिर्फ अंधेरा था, शाम ढल चुकी थी। बेटा, सूरज ढल गया? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, अभी अभी। उन्होंने मेरी कलाई और जोर से दबाई। दर्द हुआ। बेटा, आज यही रुक जा, मुझे अकेला मत छोड़ना। रात में वो आती है। कौन पिताजी, कौन आती है? वो बोले, रात की रानी। उनका जवाब सुनकर मैं ठिठक गया। रात की रानी, बचपन में दादी की कहानियों में सुना था। ये नाम, एक चुड़ैल जो रात में खूबसूरत औरत बनकर आती है, पुरुषों को बहलाती है, और फिर कहानियां थी। पर यहाँ मेरे पिता, एक समझदार इंसान जो कभी इन बातों में यकीन नहीं करते थे, आज उसी का नाम ले रहे थे। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी नहीं निकली। रात की रानी जैसी कोई चीज नहीं होती। आप बीमार है, कमजोर है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। उन्होंने मेरी ओर देखा। उन आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जो अंधा है और गड्ढे की ओर बढ़ रहा है। बेटा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर कल रात मैंने उसे देखा। कहा? तालाब के किनारे। रात को तकलीफ बढ़ी तो मैं थोड़ी हवा खाने बाहर निकला। चांद निकला था, पूरा नहीं, आधा। वो खड़ी थी तालाब के किनारे, सफेद साड़ी में, बाल खुले, मुझे देखकर मुस्कुराई। इतनी खूबसूरत की देखते ही रह गया। पर फिर उसने पैर जमीन पर रखे। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे, उंगलियां पीछे। मेरी रूह कांप गई। ये वही निशानी थी जो दादी बताया करती थी, चुड़ैल की पहचान। फिर क्या हुआ? मैंने धीमे से पूछा। वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं भागना चाहता था, पर पैर नहीं उठे। वो वापस आई, बहुत पास। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। फिर वो बोली, तुम मेरे हो। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। सुबह उठा तो यहाँ था, तालाब के किनारे नहीं, अपने कमरे में। पर तब से मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर है। मैंने उनका हाथ छोड़ा। मेरा माथा ठंडे पसीने से तर था। ये सब पागलपन था, पर पिता के चेहरे का डर असली था। वो झूठ नहीं बोल रहे थे। रुको, मैं चाचा को बुलाता हूँ, मैंने कहा। मत बुला, उसे यहाँ मत ला, उसे भी देख लेगी।
मैं नहीं चाहता कि और किसी पर उसकी नजर पड़े। मैंने उनकी बात मानी। रात का खाना बनाया, उन्हें खिलाया। उन्होंने कुछ खास नहीं खाया, बस 2 निवाले। फिर मैंने उन्हें सुला दिया। खुद बैठक में लेट गया, पर नींद कहाँ। रात के करीब 2 बजे होंगे। बैठक में अंधेरा था। मैंने लाइट जला रखी थी, पर बल्ब कमजोर था, पीली रोशनी फैला रहा था। अचानक बल्ब झिलमिलाया और बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने टॉर्च निकाली, जो मैं हमेशा साथ रखता हूँ। ऑन किया, रोशनी फैली। बैठक में सब वैसा ही था, पर एक चीज बदली थी। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मैंने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पर मुझे यकीन था, मैंने कुछ देखा था, एक सफेद परछाई। मैं उठा, हिम्मत करके खिड़की के पास गया। बाहर झांका, तालाब दिख रहा था। चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी, पर पानी में कोई प्रतिबिंब नहीं था। वो पानी इतना काला था कि रोशनी उसे भेद नहीं पा रही थी। तभी मेरे कानों में आवाज आई। कोई गा रहा था, धीमी मीठी आवाज, कोई लोरी या कोई पुराना गीत। आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। मैंने गौर से सुना। बोल साफ नहीं थे, पर धुन साफ थी। ऐसी धुन की मन करे उस तरफ चला जाए। मैं डर गया, पर साथ ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे मेरे पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ना चाहते हो। मैंने खुद को रोका, खिड़की बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए। पीछे मुड़ा तो देखा, पिताजी के कमरे का दरवाजा खुला था। मैं दौड़कर अंदर गया। पिताजी पलंग पर नहीं थे, कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और उसमें से वही आवाज आ रही थी, वही गाना। पिताजी, मैं चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। मैं खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक परछाई तालाब की तरफ जा रही थी, धीमे धीमे, लड़खड़ाते कदमों से। वो मेरे पिता थे। बिना कुछ सोचे मैं बाहर भागा। रात की हवा ठंडी थी, पर मैं पसीने से तर था। नंगे पाँव ही भाग निकला। पैरों में कांटे चुभे, पर दर्द महसूस नहीं हुआ। बस एक ही धुन थी, पिता तक पहुंचना। तालाब के किनारे पहुंचा तो देखा, पिताजी पानी के बिल्कुल किनारे खड़े थे। उनके पाँव पानी में थे और उनके सामने वो थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। इतना खूबसूरत कि देखते ही रह जाए। पर उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो आंखें काली थी, बिल्कुल काली, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। वो मुस्कुरा रही थी और पिताजी भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें कोई सबसे प्यारा मिल गया हो। पिताजी, मैं चिल्लाया। वो मुड़े, उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर आंखें खाली थी, बहुत खाली, बिल्कुल खाली, जैसे उनमें से रूह ही गायब हो गई हो। बेटा, वो देखो, वो आ गई, मेरी रानी आई है, उन्होंने कहा। आवाज उनकी थी, पर बोल उनके नहीं थे। ये कोई रानी नहीं है पिताजी, ये तो चुड़ैल है। जैसे ही मैंने चुड़ैल शब्द बोला, उसका चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब, आंखें काली और गहरी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो हंसी। वो हंसी मेरे कानों में गूंजी, मेरे दिमाग में, मेरी रूह तक कांप गई। ऐसी हंसी की दुनिया की सारी खुशियां एक पल में मर गई। तू भी आ गया, उसने कहा। आवाज उस गाने जैसे मीठी थी, पर शब्दों में जहर था। अच्छा हुआ, मुझे भूख लगी है। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर सच में उल्टे थे, एड़ियां आगे, उंगलियां पीछे, पर वो चल रही थी सहजता से, जैसे यही सही हो। मैं पीछे हटा, मेरे पैरों में जान नहीं थी। मैं गिर गया। वो पास आती गई। उसकी साड़ी का किनारा मेरे पैरों को छू गया। बर्फ जैसी ठंड।
मैं चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। तभी रुक जा। ये आवाज पिताजी की थी। वो हमारे बीच आ गए। उनका शरीर कांप रहा था पर आवाज भारी थी। उसे मत छू, मैं तुझे अपना बेटा नहीं छूने दूंगा। चुड़ैल रुकी। उसने पिताजी की ओर देखा, फिर मुस्कुराई, एक अलग मुस्कान, जैसे उसे मजा आ रहा हो। तेरा बेटा, तू अपने बेटे की इतनी फिक्र करता है, पर जब मैं तुझे बुला रही थी तब तू मेरे पास आया। तूने अपने बेटे को बुला दिया था। पिताजी ने अपना सिर झुका लिया। मैं कमजोर था, पर अब नहीं। अब तू उसे नहीं ले जा सकती। चुड़ैल ने सिर हिलाया। अब तक तू मेरा था, पर अगर तू चाहे तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ, एक शर्त पर। क्या शर्त? पिताजी ने पूछा। तेरी जान। आज रात तू मेरे साथ चलेगा, हमेशा के लिए, और तेरा बेटा सुरक्षित होगा। मैं चीखा, नहीं पिताजी, मत सुनो इसकी। पर पिताजी ने मेरी तरफ देखा। उन आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ प्यार था, वही प्यार जो बचपन में देखा था। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली, तेरी अभी बाकी है। उन्होंने चुड़ैल की ओर देखा। हाँ, मैं मान गया। चुड़ैल मुस्कुराई। वो पिताजी के पास गई। उसने उनका हाथ थामा। पिताजी की आंखें बंद हो गई। उनका चेहरा शांत हो गया। फिर धीरे धीरे वो पानी में उतरने लगे। नहीं! मैं दौड़कर उन्हें पकड़ना चाहता था, पर मेरा शरीर जकड़ गया। मैं हिल नहीं सकता था। देखता रहा, पिताजी पानी में समाते गए। काला पानी उनके ऊपर चढ़ता गया और फिर सब शांत हो गया। चुड़ैल गायब थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया। अंधेरा और गहरा हो गया और मैं वही बैठा रह गया, तालाब के किनारे, रात भर। सुबह हुई तो मैंने पाया मैं अपने कमरे में हूँ, पलंग पर लेटा हूँ। कपड़े गीले नहीं थे, पैरों में कांटे नहीं चुभे थे, बस सब साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उठा, पिताजी के कमरे में गया। वो वहाँ थे, पलंग पर लेटे थे, आंखें बंद थी, चेहरा शांत था। मैंने उन्हें छुआ। शरीर ठंडा था, बहुत ठंडा। पिताजी चल बसे थे। मैं रोया नहीं, रोने की हिम्मत नहीं थी, बस वही बैठा रहा उनके पास घंटों तक। दोपहर में गांव वाले आए, अंतिम संस्कार किया। चाचा भैरव सिंह आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने बस इतना कहा, दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टर ने बताया। वो कुछ बोलना चाहते थे पर चुप रहे। तीसरे दिन मैं वापस दिल्ली लौट आया। घर बंद कर दिया। सोचा इस गांव में अब कभी नहीं आऊंगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीना गुजर गया। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। दिन में कोई परेशानी नहीं थी, पर रातें बुरी थी, नींद नहीं आती थी, और जब आती भी थी तो वही सपना, तालाब, काला पानी, वो सफेद परछाई। एक रात मैं जागा तो अपने घर में नहीं था। मैं उसी तालाब के किनारे खड़ा था। चांद निकला था, पूरा नहीं, आधा। पानी काला था, ठहरा हुआ, और मेरे कानों में वही आवाज आई, वही गाना, वही धुन। मैंने घूमकर देखा। वो खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरे पर वही मुस्कान। तू आ गया, उसने कहा। मैं जानती थी तू आएगा। यह सपना है, मैंने कहा। हाँ, सपना है, पर सपने भी सच होते हैं, जैसे तेरे पिता सच हो गए, हमेशा के लिए। तूने उन्हें मार डाला, मारा नहीं, अपना बना लिया, जैसे अब तुझे बनाऊंगी। मैं तेरा नहीं बनूंगा, मैं चीखा। बनेगा। रात की रानी को कोई ठुकरा नहीं सकता। देख, तू खुद चला आया, मैंने बुलाया भी नहीं। तेरे अंदर कुछ है जो मुझे चाहता है, वही तो लेकर आया है तुझे यहाँ। मैंने अपनी तरफ देखा।
मेरे पैर पानी में थे। मैं खुद ही तालाब में उतर रहा था, बिना जाने और बिना चाहे। नहीं! मैंने जोर लगाकर खुद को पीछे खींचा और गिर गया। पीछे हटने लगा, घुटनों के बल, हाथों के बल, जैसे भी हो। दूर भागना चाहता था उससे। वो हंसी, वही हंसी। भाग, भाग, पर याद रख, तू मेरा है। जब चाहूंगी बुला लूंगी और तू आएगा, हर बार आएगा, जब तक एक दिन हमेशा के लिए नहीं आ जाएगा। मैं उठा और भागा, अंधेरे में, जंगल में, बस भागता रहा। पीछे उसकी हंसी गूंजती रही। अगली सुबह मैं अपने दिल्ली वाले फ्लैट में उठा। बिस्तर गीला था पसीने से, पर मेरे पैरों में कीचड़ लगा था, तालाब की गंदी काली मिट्टी। मैं बाथरूम गया, शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होठ सूखे, गाल अंदर धसे। मैं डर गया। क्या मैं भी पिताजी की तरह होता जा रहा हूँ? उस दिन से मैंने रात को सोना छोड़ दिया। कॉफी पीकर जागता रहा, पर 3 दिन बाद शरीर ने साथ छोड़ दिया। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और फिर वही तालाब, चांद और वो हर रात, हर बार वो पास आती जाती। मैं कमजोर होता जाता था। एक रात उसने मेरा हाथ छुआ। ठंड इतनी कि मैं चीख उठा, पर मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। आखिरी रात उसने कहा, कल पूर्णिमा है, आज रात तू मेरा हो जाएगा, हमेशा के लिए। मैंने पूछा, तू कौन है? क्यों? मुझे छोड़ दो। वो मुस्कुराई, फिर बोली, मैं कोई और नहीं, तेरे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। मैं सुन रह गया। क्या? हाँ, तेरे पिता ने मुझसे शादी की थी, चुपके से, पर वो मुझे छोड़कर चला गया तेरी माँ के पास। मैंने उसका पीछा किया, उसे पाया, और अब तू उसकी याद है, उसका खून। तू मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ये झूठ है, ये सच है। तेरे पिता ने कभी नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे एक दिन मैं तुझे ले जाऊंगी, और वो सही थे। मैं जाग गया, सपना था, पता नहीं, पर आज पूर्णिमा है और मैं जानता हूँ आज रात वो आएगी। मैंने यह कहानी लिखी है अपने फ़ोन के नोट्स में, रात के 2 बजे, किसी ढाबे पर बैठकर। गाँव नहीं जा रहा, दिल्ली में ही हूँ, पर क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहाँ भी आ सकती है। सूरज डूबने में 2 घंटे बाकी है। मुझे नहीं पता कल सुबह मैं उठूँगा या नहीं, पर अगर ये कोई पढ़ रहा है तो याद रखना, रात की रानी असली है और वो भूखी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल स्कैरी स्टॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।